हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को डिस्कस करेंगे। एक्ट की रेलेवेंसी क्या है? तो अगर हम देखें तो यूपी जुडिशरी के जीके के पोर्शन में जो 9 एक्ट ऐड हुए हैं उसमें से एक एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है और ये पहला एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके पूरी के पूरे 9 एक्ट डिस्कस करेंगे। तो ये पहला एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। दूसरा कि क्रिमिनल मैनुअल में से आप इसको डायरेक्ट के थ्रू स्टडी कर सकते हैं आराम से। और क्राइटेरिया क्या होगा इसका डिस्कस करने का, तो हम इसको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, किस टॉपिक से बनेंगे। मेंस को हम देख करके नहीं करेंगे क्योंकि मेंस एक लॉन्ग प्रोसेस है और मेंस के लिए नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए ही सफिशिएंट रहेगा। तो कोशिश यही करेंगे कि वीडियो जितना हो सके कंसाइज रहे। तो स्टार्ट करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जिसको कहते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो मेनली ये क्या करता है, डाउरी का लेना या देना, दोनों मतलब गिव या टेक, दोनों को प्रोहिबिट करता है और प्रोहिबिट करने के साथ साथ इस पे पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। सो डाउरी का ना ही हम दे सकते हैं ना ही हम ले सकते हैं। तो डाउरी के प्रोहिबिशन की बात करता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। टोटल सेक्शंस की बात करें तो इसमें है टोटल 10 सेक्शन, 10 सेक्शंस हैं और बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। तो बहुत हमें सेक्शंस वाइज जो इसमें कंटेंट रहेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो वो प्रीलिम्स में मतलब सॉरी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डायरेक्ट सेक्शन वाइज भी बनेंगे और इंटरनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से करेंगे। तो हम बस शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्ट को। एक्ट है हमारा द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इनएक्ट कब हुआ था? तो दो डेट, एक तो इनेक्टमेंट, एक है इन्फोर्स। दो डेट है, इनेक्टमेंट की डेट और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट की डेट। तो इनेक्टमेंट की डेट है 20 मई 1961, जिस दिन ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1961। तो ये जो डेट है, हमें इन्फोर्समेंट डेट को याद करके रखना है क्योंकि इन्फोर्समेंट डेट पूछ सकते हैं। क्योंकि 9 एक्ट है तो ऐसा है किसी ना किसी एक दो एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट जरूर पूछी जाएगी या उसमें कोई अमेंडमेंट हुए तो उससे भी रिलेट किया जाएगा। अमेंडमेंट की बात करें तो 1960 का 1986 का अमेंडमेंट है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो ये वाला अमेंडमेंट इसमें ऐड किया गया है। ये वाला अमेंडमेंट कब इन्फोर्स हुआ था? तो अगर इसकी इन्फोर्समेंट की बात करें तो 19 नवंबर 1986। तो ये इसके बेसिक ओवरव्यू है। टोटल हमें 10 सेक्शंस पढ़ने हैं। 10 सेक्शंस में से पहला सेक्शन जो हमारा प्रिलिमिनरी है, तो प्रिलिमिनरी में सीधा सीधा है कि इस एक्ट का, हाँ सॉरी, उनमें से पहले इसका हम वो देखते हैं प्रियम्बल क्या कहता है। तो एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। तो सीधा सीधा है कि ये एक्ट किस लिए बना है, गिविंग के लिए या टेकिंग के लिए, किसकी, डाउरी के। तो डाउरी की गिविंग या टेकिंग को प्रोहिबिट करता है, तो उसी के लिए ये एक्ट बना है। सेक्शन 1 जो कि प्रिलिमिनरी की बात करता है, ये बात करता है एक तो ये होल ऑफ इंडिया लगेगा, होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल होगा। और होल ऑफ इंडिया पे जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 31/10/2019 से लगा है, यहां से लगेगा। और दूसरा बात करता है इसका इन्फोर्समेंट डेट। तो इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 1961। तो ये दो चीज की बात करता है इसका सेक्शन 1। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट, ये हो गया। सेक्शन 2 बात करता है डाउरी की। तो डाउरी क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो डाउरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा हो गया या कोई प्रॉपर्टी हो गया, नहीं। इसके अकॉर्डिंग डाउरी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं और उसको हमें रिविज करना होता है आईपीसी के साथ। तो डेफिनेशन ऑफ डाउरी जो है वो सेक्शन 2 में है। तो सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन, इसमें डाउरी की डेफिनेशन है कि दहेज क्या होता है। तो सेक्शन 2 डाउरी की बात करता है। इन दिस एक्ट डाउरी मींस एनी प्रॉपर्टी। तो डाउरी का मतलब क्या होता है, एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी।
अब प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को भी ये ऐड करता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का वही मीनिंग होगा जो आईपीसी के सेक्शन 30 में डिफाइंड है। तो सेक्शन 30 आईपीसी के साथ हमें इसको रिलेट करना है। सेक्शन 30 आईपीसी, आईपीसी के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो भी चीजें, जैसे विल है या कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा स्टैम्प है, इस टाइप के जो भी पेपर्स होते हैं वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आते हैं। मनी तो होती ही होती है, प्रॉपर्टी जो कि टेंजेबल हो या इंटेंजेबल हो, मूवेबल हो या इमूवेबल, वो सारी चीजें प्रॉपर्टी में आती हैं। तो उस टाइप की कोई भी चीजें होंगी वो डाउरी में इंक्लूड होंगी। कब? गिवन और एग्री टू बी गिवन, जब या तो वो दी जाती हैं, गिफ्ट दी जाती हैं, या एग्री की जाती हैं टू गिव, बाद में देने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली दी जाए या वो इनडायरेक्टली दी जाए। तो ये सीधा सीधा कहता है कि अगर कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी प्रॉपर्टी, जब किसी पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एग्री देता है, चाहे वो डायरेक्टली दे चाहे वो इनडायरेक्टली दे, उसको हम डाउरी कहेंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि ये डावर पे नहीं लगेगा। डावर जिसको महर, महर भी बोलते हैं, मेहर। तो मुस्लिम मैरिज में जो मेहर का कॉन्सेप्ट है, मेहर, उसको डाउरी के डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता, इसलिए मेहर अभी भी वैलिड है, वो दिया जा सकता है। सो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये डाउरी के, सॉरी, जो मेहर है वो डाउरी के डेफिनेशन में नहीं आता है। फिर अब डाउरी दिया कैसे जाएगा? तो पहले तो मेहर का एक एक्सेप्शन हो गया कि मेहर तो इंक्लूड होगा ही नहीं, हमें वो लेना ही नहीं है। फिर कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। कैसे होगी? बाई वन पार्टी टू मैरिज टू अनदर पार्टी। तो वन पार्टी टू अनदर पार्टी, अब ये पार्टी ब्राइड भी हो सकती है और यहाँ ब्राइड ग्रूम भी हो सकता है, ठीक है, और उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लेते हैं, लड़कियां भी ले, या जैसे दुल्हन की साइड है वो भी ले सकती है, दूल्हे की साइड कोई भी। तो अगर कोई भी लेता है एनी पार्टी ऑफ द मैरिज, तो ये दोनों ही पार्टी को रोकता है। फिर दूसरा कहता है बी बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू द मैरिज, या तो दोनों पार्टी आपस में दे रहे हो या ले रहे हो, या तो उनके पेरेंट्स अगर दे रहे हो। तो अगर पेरेंट्स देते हैं तो भी वो प्रोहिबिट करता है। अब ये कब देना होता है? एट ऑल बिफोर एनी टाइम आफ्टर दी मैरिज। तो चाहे वो मैरिज के टाइम दिया गया हो, चाहे वो बिफोर मैरिज दिया गया हो, वो किसी भी टाइम अगर दिया जाता है तो ये इंक्लूड करेगा डाउरी के डेफिनेशन में। तो ये हमारा सेक्शन 2 है। एक्सेप्शन पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मुस्लिम लॉ में मेहर के कॉन्सेप्ट पे ये नहीं लगेगा। फिर आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 अब सीधे बात करता है पनिशमेंट की। पनिशमेंट क्या है डाउरी देने के लिए? तो सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। तो यहाँ पे बात करता है, सेक्शन है हमारा 3, ये बात करता है पनिशमेंट फॉर गिविंग या टेकिंग। तो देने पे भी लेता अप्लाई होता है और लेने पे भी अप्लाई होता है डाउरी। तो अगर कोई पर्सन डाउरी लेता है तो उसके लिए पनिशमेंट की बात की गई है। सो सिंपली रीड करते हैं, इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव्स और टेक्स और अबेट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला? गिव्स, टेक्स और एबेट, एबेट्स। तो ये तीनों याद करना है। गिफ्ट करता है चाहे वो लेता है, चाहे वो देता है, चाहे वो अबेटमेंट भी करता है डाउरी का, उस केस में अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी ही शैल बी पनिशेबल। तो यहाँ पे यूज हुआ है शैल। तो शैल मतलब कि मिलेगा ही मिलेगा। पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर। तो जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगा वो 5 ईयर का होगा। तो प्लस 5 ईयर तो इम्प्रिजनमेंट होगा ही होगा। एंड फाइन, तो उसके साथ प्लस क्या? फाइन। फाइन कितना? तो फाइन है 15,000, हाँ, या तो 15,000 रुपए का, या वैल्यू ऑफ डाउरी। तो सिंपली अगर हम देखें कि क्या क्या फाइन लगेगा, तो अगर कोई पर्सन, अगर वो डाउरी लेता है या देता है, चाहे वो पर्सन लेता हो चाहे वो देता हो, मीन्स कि कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी पे ये इक्वली एप्लीकेबल होगा। दूसरा कि कितना फाइन होगा? तो प्लस 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। अब ये प्लस 5 से कितना भी ऊपर हो सकता है, मिनिमम 5 तो मिलना ही मिलना है। और
इसके साथ साथ प्लस में क्या आएगा 15,000 रुपीज या तो 15,000 रुपये या अमाउंट ऑफ डाउरी, ये क्या होगी फाइन लगेगा। लाइक अगर 15,000 से कम है, अब इसमें से जो एक्सेसिव होगा, एक्सेसिव जो होगा वही लगेगा। लाइक अगर 15,000 रुपए से कम का, लाइक किसी ने 10,000 रुपए की डिमांड की तो भी उसे 15,000 लिए ही जाएंगे। और अगर कोई 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख जितना भी मांगता है वो अमाउंट ऑफ डाउरी भी उसे फाइन में दिया जाएगा। तो ये इसके पनिशमेंट की बात होती है, तो काफी हार्श पनिशमेंट है। तो सेक्शन 4 जो है वो सिर्फ पनिशमेंट की बात करता है, बहुत कुछ है नहीं, सिंपल सा है। सेक्शन 5 की बात करेंगे। सेक्शन 5 बात करता है अगर कोई पर्सन डिमांड करता है डाउरी की, सॉरी सेक्शन 4, सेक्शन 3 हो गया ना, सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। तो वहां पे सेक्शन 3 में क्या था कि लेना और देना, अब यहाँ पे क्या है पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग क्या डाउरी। अब अगर यहाँ पे डाउरी की डिमांड की जा रही है तो उसके लिए पेमेंट की बात करता है, सॉरी पेनाल्टी की बात करता है, मीन्स इम्प्रिजनमेंट या फाइन जो भी लगेगा वो अगर कोई डिमांड करता है, पर्सन मांगता है, यहाँ पे सामने वाला पार्टी अभी दिया नहीं है। सो इफ एनी पर्सन डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो चाहे वो डायरेक्टली डिमांड करे या इनडायरेक्टली करे, दोनों केस में किससे किससे करेगा फ्रॉम दी पेरेंट्स। अब किससे किससे डिमांड करेगा, तो पहला तो पेरेंट्स से करेगा, पेरेंट्स से अगर करता है, या अदर रिलेटिव से करता है, तीसरा किससे गार्जियन, गार्जियन। तो पेरेंट से करता है, रिलेटिव से करता है या गार्जियन से करता है, किसके, या तो ब्राइड के या ब्राइड ग्रूम के। ठीक है, चाहे वो दुल्हन से चाहे वो दूल्हे के, पेरेंट से, रिलेटिव से या गार्जियन से अगर कोई भी डाउरी की डिमांड करता है, चाहे वो डायरेक्टली करता है चाहे वो इनडायरेक्टली करता है, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो उसको क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल होगा। तो पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट होगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। तो मिनिमम जो होगा प्लस 6 मंथ, और कहां तक जाएगा, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, से लेकर के 2 ईयर, अप टू 2 ईयर्स तक जाएगा, बट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड विथ फाइन। और साथ ही साथ इसके क्या लगेगा, फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा, और विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपए। तो यहाँ पे फाइन कितना जाएगा, 10,000 रुपए तक का फाइन जाएगा, अप टू 10,000 तक का। तो ये इसका पनिशमेंट पार्ट है। तो सीधा सीधा क्या है कि अगर कोई पर्सन डिमांड करता है तो उसे क्या होगा, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का, 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, साथ ही साथ अप टू 10,000 तक का जुर्माना भी लगेगा, फाइन भी इस पे लगे इम्पोज किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडवोकेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी मेंशन्ड इन द जजमेंट सेंटेंस ऑफ। तो अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई एडिक्वेट रीजन है तो उस रीजन को राइट में लिख करके जो ये अमाउंट, ये टर्म है इम्प्रिजनमेंट का, इसको कम भी कर सकता है, इवन इवन इसका जो फाइन अमाउंट है वो भी कम कर सकता है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना है तब वो करेगा, अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स अवेलेबल हैं तब। तो हम लोग चलते हैं सेक्शन इसका 5। सेक्शन 5 किस चीज की बात करता है, सॉरी सेक्शन 5 से पहले हम लोग बात करेंगे इसमें अमेंडमेंट से सेक्शन 4A ऐड हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हाँ सॉरी सेक्शन 4A, अब ये सेक्शन ऐड हुआ है 1986 के अमेंडमेंट से। अब हमें इस चीज को रीड विथ करना है कि जब 1960 का जो 86 का अमेंडमेंट है, इसी में आईपीसी में 304B के भी प्रोविजंस ऐड किए गए थे। साथ ही साथ हमें कहां से इसको रीड विथ करना है, ये आईपीसी का है, और कहां से हमें इसको रीड विथ करना है, 113B एविडेंस एक्ट। ये दोनों प्रोविजन इसी एक्ट के आने से जुड़े हुए थे। डॉली प्रोहिबिशन में जो अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, तो उसमें ये भी जोड़े गए थे, साथ ही साथ आईपीसी और एविडेंस में भी ये प्रोविजंस ऐड किए गए थे। तो सेक्शन 4 ये बात करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट पे बैन रहेगा। जैसे पेपर्स में कटिंग आती है ना, वो संडे वाले में शहनाई और
दुनिया भर का, उसमें होता है कि लड़की के लिए ये चाहिए, लड़के के लिए वो चाहिए। तो अगर वहां पे ऐसा कोई एडवर्टाइज करता है कि लाइक कि मेरी लड़की से अगर कोई शादी करेगा तो मैं उसको घर दूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी दूंगा, अपने इस जगह पे हिस्सा दूंगा, अपने फॉर्म में जॉब दूंगा, इस टाइप की अगर कोई भी चीजें वो लिखता है तो वो सारी चीजें बैन है, उस पे एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा हुआ है। सो इफ एनी पर्सन ऑफर थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर, कहाँ कहाँ न्यूज़पेपर, ठीक है, पीरियोडिकल, जर्नल, किसी जर्नल में करता है, या थ्रू एनी अदर मीडिया, अदर मीडिया लाइक हमारा एफबी हो गया, इंस्टा हो गया, या यूट्यूब हो गया, कोई भी हो गया, एंड शेयर हिज प्रॉपर्टी और एनी मनी, चाहे वो अपने प्रॉपर्टी को शेयर करने की बात करता है या मनी को शेयर करने की बात करता है, और बोथ एज अ शेयर इन बिजनेस, या अपने बिजनेस में शेयर की बात करता है, और अदर इंटरेस्ट एज कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज, मैरिज के कंसिडरेशन की बात, मैरिज में कंसिडरेशन जो रहेगा वो अगर रहेगा किसके लिए, अगर उसके सन या उसके डॉटर से कोई शादी करता उसको दिया जाएगा, या उसके किसी रिलेटिव को दिया जाएगा उस पर्सन में, तो ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट है उन पे बैन लगाता है सेक्शन 4A। ये कहता है कि ऐसा अगर कोई बैन है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, वो सब बैन, मतलब कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये वैलिड नहीं है। साथ ही साथ इस पे पनिशमेंट की भी बात करता है, पनिशमेंट क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट लेस देन 6 मंथ, तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ, व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years, टू लेकर के 5 year, सेम वही है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज, और इसके साथ ही साथ 15,000 तक, ठीक है, अप टू 15,000 रुपीज तक का फाइन भी लगेगा। तो अगर कोई पर्सन कोई भी एडवर्टाइजमेंट करवाता है किसी भी पेपर में, और वहां पे वो कुछ ऐसा ऑफर देता है अपनी, मतलब कि लड़के या लड़की या किसी पर्सन की शादी के लिए, तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी कितना, कम से कम 6 महीने की, और जो एक्सटेंड हो सकती है 5 year तक, और साथ ही साथ 15,000 रुपए तक का जुर्माना, ये फाइन होगा। तो इतना इससे सेक्शन 4A में बात करता है। तो इस सेक्शन हम बात करेंगे 5, ये वाला जो अमेंडमेंट से बताया था 1986 के अमेंडमेंट से, ये आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इवन एग्जाम में हो सकता है पूछ भी ले, तो ये हमें 1986 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये याद रखना है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5, ये बात करता है एग्रीमेंट, सेक्शन 5 बात करता है एग्रीमेंट, सेक्शन 5 ये बात करता है एग्रीमेंट फॉर डाउरी, एग्रीमेंट फॉर डाउरी वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। तो सेक्शन 5 में क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, अगर डाउरी के लिए कोई पर्सन एग्रीमेंट करता है, लाइक कि जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी या कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उस जैसे मैरिज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं ऑलरेडी, सेक्शन सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये डिस्कस किया हुआ है। तो वैसे ही अगर एग्रीमेंट कोई डाउरी के लिए किया जाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, चाहे वो डाउरी लेने के लिए हो चाहे वो डाउरी देने के लिए हो। तो सेक्शन 5 सीधा सीधा कहता है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो बात करेंगे सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 बात करता है, एक तरीके से आप इसको एक्सेप्शन भी कह सकते हो, ये बात करता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर heirs। तो अगर डाउरी दी जाती है बेनिफिट के लिए, किसके, वाइफ के बेनिफिट के लिए, यहाँ पे देखो वाइफ है और दूसरा है कि हेयर्स, या तो वाइफ के लिए या तो उसके हेयर्स के लिए अगर कोई डाउरी दी जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या है, डाउरी जैसे कि कोई पर्सन अगर किसी को डाउरी देता है तो उस केस में क्या होगा, व्हेन एनी डाउरी इज रिसीव्ड, अगर कोई डाउरी रिसीव होती है बाय एनी पर्सन अदर देन वुमेन इन कनेक्शन विथ हुज मैरिज इट इज गिवन, तो अगर जिस पर्सन की मैरिज उसके कनेक्शन में, ठीक है, अगर कोई पर्सन डाउरी दे रहा है, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमन, तो उस पर्सन को क्या होगा, डाउरी को उस वुमेन को ट्रांसफर करना होगा। कब, पहला कहता कंडीशन क्या है, ए
इफ द डाउरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज, ठीक है, तो अगर डाउरी जो है वो रिसीव हुई है बिफोर मैरिज, अगर बिफोर मैरिज रिसीव हुई है तो 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, तो मैरिज के 3 मंथ के अंदर, जिस दिन मैरिज की 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, तो मैरिज के 3 महीने के अंदर उसको जो प्रॉपर्टी है उसको वुमेन को देना रहेगा। डी कहता है इफ डाउरी वॉज रिसीव्ड एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज, तो अगर वो शादी के टाइम हुआ है, एट द टाइम अगर हुआ है, शादी के टाइम हुआ है, या आफ्टर हुआ है, मैरिज के बाद हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, विद इन 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ इज रिसिप्ट, तो जो रिसिप्ट की डेट रहेगी उसके 3 मंथ के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना रहेगा उस वुमेन को। और सी कहता है इफ डाउरी वॉज रिसीव्ड व्हेन द वुमेन वॉज माइनर, थर्ड कंडीशन, इफ वुमेन वॉज माइनर, अगर वुमेन माइनर है तो उस केस में क्या होगा, तो अगर वो माइनर है तो जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी, जिस दिन वो मेजर हो जाएगी, उस दिन से 3 मंथ के भीतर वो प्रॉपर्टी उस वुमेन को पास चली जाएगी। ओके, ठीक, तो ये है, यहाँ पे 3 चीजों की बात की गई है। तो पहले हम लोग सिंपली में समझे कि अगर वुमेन अगर शादी के पहले दिया गया तो जब शादी हो जाएगी उसके 3 मंथ के बाद, अगर शादी के टाइम पे ही दिया गया या शादी के बाद दिया गया तो जिस दिन उसकी रिसिप्ट रहेगी उसके 3 महीने के अंदर पर्सन ट्रांसफर करेगा। और ये वाला कहता है अगर वुमेन माइनर है तो जिस दिन वो 18 की होगी, 18 साल के बाद से वो 3 महीने के अंदर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देनी है। और अगर जितने टाइम तक अगर वो पर्सन पेंड मतलब अपने पास रखता है तब तक को कि उस पे एज अ वो ट्रस्ट में जैसे कि बेनिफिट ऑफ वुमेन के लिए रखता है वैसे ही प्रॉपर्टी को रखेगा। दूसरा क्लॉज कहता है इफ एनी पर्सन फेल टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन विद इन टाइम स्पेसिफाइड, अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है तो पनिशमेंट की भी बात करता है। तो यहाँ पे हो गया, अब बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट, पनिशमेंट कितना है, तो यहाँ पे देखो ये वाला आपसे क्लॉज जो क्लॉज 2 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पनिशमेंट की बात करता है कि अगर पर्सन फेल हो जाता है तो उसको क्या होगा, इम्प्रीजनमेंट दिया जाएगा। इम्प्रीजनमेंट कितना होगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, या तो यहाँ पे +6 मंथ से लेकर के 2 ईयर तक का इम्प्रीजनमेंट होगा। और यहाँ पे देखो और है, इस चीज इसलिए आपको और पे देना, ठीक है, या तो ये वाला, या तो कोर्ट चाहे नॉट लेस देन 5 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू 10, ठीक है। और फाइन कितना होगा, कम से कम 5,000 रुपए तो होगा ही होगा, और ये 10,000 रुपए तक जा सकता है। इतना रुपए तक का फाइन, इसमें से कोई एक भी दे सकता है या दोनों लगा सकता है, जैसा कोर्ट को लगे। तो यहाँ पे और है तो ठीक है, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, या दोनों को मिला के भी दे सकता है। बाकी प्रोविजंस में क्या था कि पनिशमेंट भी साथ में था और फाइन भी साथ, मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों साथ था इस क्लॉज में। यहाँ पे चेंजेस हैं। अब थर्ड क्लॉज इसका कहता है where woman entitled to any property under subsection 1 dies before receiving it। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस वोमेन के पास वो प्रॉपर्टी जानी है वो उसको रिसीव करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर कोई वोमेन है और वो वोमेन है और ये प्रॉपर्टी जो है उसको रिसीव करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो प्रॉपर्टी जो है अगर उसकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है, ठीक है, ये अननेचुरल है, जिसको हम लोग यूडी केसेस कहते हैं, नेचुरल है, जिसको 174 में जो इंक्वेस्ट की बात होती है ना, तो ये वही वाला उसकी बात कर रहा है कि अगर उसकी जो डेथ है वो नॉर्मल जनरल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई है, लाइक नेचुरली नहीं हुई है, विद इन 7 और 7 साल के अंदर, 7 ईयर्स का टाइम, अगर 7 साल के अंदर उसकी डेथ हुई है शादी के, और वो डेथ अननेचुरल मतलब कि नेचुरल ना होके अननेचुरल है,
तो उस केस में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसके हो जाएगा? तो पहला क्लॉज कहता है कि अगर उसके जो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को चला जाएगा, अगर चिल्ड्रन नहीं है तो उसके पेरेंट्स को चला जाएगा। ठीक है, तो लड़की के पेरेंट्स को प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसमें उल्टा है कि अगर नो चिल्ड्रन, अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है तो प्रॉपर्टी को मतलब कि पेरेंट्स को चली जाएगी, अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन, तो सीधा था चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को जाएगी, अगर चिल्ड्रन कोई भी नहीं है सर्वाइविंग तो पेरेंट्स को उसके चली जाएगी। ठीक है, सेक्शन 6। इसके बाद से सेक्शन 7 पे आते हैं। सेक्शन 7 काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। प्रीलिम्स में तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में अगर हम देखें तो अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, इसमें कौन कौन से सेक्शन है जिसे हमें एग्जाम पॉइंट से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे सेक्शन 7 ये बात करता है कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है कि ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस कौन लेगा। तो सीधा सा एमएम या तो लेगा या तो जेएमएफसी लेगा। ठीक है, तो कॉग्निजेंस कौन कौन लेगा? तो एमएम लेगा और जेएमएफसी लेगा। ठीक है, और कैसे लेगा? तो ये सू मोटो भी लेगा, सू मोटो ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है, तो दूसरा क्या था कंप्लेंट पे। ये 3 तरीके। तो इसमें लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन इट्स ओन नॉलेज, जब अपनी वो स्वयं की नॉलेज पे लेगा जिसको हम सू मोटो कहते हैं, जब जज को खुद पता चल जाए कोर्ट को। दूसरा कहता है और जब पुलिस रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सच अवेंट, या तो जब पुलिस रिपोर्ट या उनकी अगर एफआईआर आ गई है तो उस पर वो कॉग्निजेंस ले लेगा। और थर्ड कहता है ए कंप्लेंट मेड बाय कंप्लेंट बाय अग्रीव्ड पर्सन और बाय द ऑफेंस और पेरेंट्स, तो अगर कोई कंप्लेंट मेड की जाती है अग्रीव्ड पर्सन या उसके पेरेंट्स या रिलेटिव के थ्रू या कोई रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे अगर कोई या तो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन भी करता है तो उसके बिहाफ पे अगर कोई करता है तो कंप्लेंट इस पे ले ली जाएगी। फिर कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी टू पास सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट और एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब जो भी पर्सन इसके अंदर आएंगे उसको डॉली प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जो भी पनिशमेंट दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट की सजा देनी है। तो सेक्शन 7 कॉग्निजेंस में कौन लेगा? या तो जेएमएफसी लेगा या तो एमएम लेगा। सू मोटो भी ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है, कंप्लेंट पे ले सकता है, और जो उसको पनिशमेंट देगा वो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग देगा। फिर इसमें देखो एक्सप्लेनेशन दिया है सोशल रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है। फिर ये बात करता है, इसमें अगला पॉइंट क्या आता है उसको मेंशन करते हैं, सेक्शन 7 में ही है, दूसरा सेक्शन 7 ही पढ़ना हम लोग। तो इसमें कहता है नथिंग इन दिस चैप्टर 36, चैप्टर 36 की बात करता है, चैप्टर 36 सीआरपीसी का, वो नॉट अप्लाई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर। तो चैप्टर 30 ये बात करता है लिमिटेशन की, तो जो लिमिटेशन पीरियड सीआरपीसी में काउंट होता है वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, इस चैप्टर का अप्लीकेशन इस एक्ट पे नहीं होगा। फिर थर्ड क्लॉज कहता है नथिंग विथ इंस्टेंट एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ for the time being in force, a statement made by person aggrieved by the offense shall not subjected such person to prosecution under this act। तो अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है इसके अंदर तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, अगर एग्रीव्ड पर्सन को इसमें प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही था, इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखें। फिर बात करते हैं सेक्शन 8, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या है? ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पज टू बी नॉन वेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो अब जो भी इसमें जो भी ऑफेंसेस हैं डाउरी प्रोहिबिशन, ये एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हैं डाउरी के रिलेटेड वो नॉन कंपाउंडेबल हैं, इसका कंपाउंडेबल नहीं होता। ठीक है, 320 में जो कंपाउंडेबल वाली लिस्ट है ना ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब अगर दोनों पार्टी मिल करके भी चाहें कि हम पेट को वापस ले लें तो वैसा नहीं हो सकता, तो ये नॉन कंपाउंडेबल है। दूसरा क्या है? ये नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल तो है ही, तो कॉग्निजेबल तो है ही, साथ ही साथ नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिलेगी। अब बेल नहीं मिलने का मतलब कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट चाहे तो दे सकती है अदरवाइज नहीं, और बट ये नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये तीनों पॉइंट इसमें याद रखने हैं सेक्शन 8 में। फिर सेक्शन 8 का इसमें एक क्लॉज है, अब सेक्शन 8 में 8A है, ये भी 1986 से ऐड किया गया है। तो 8A बात करता है
बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केस, तो बीओपी किस पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो पर्सन कह रहा है कि मैंने दहेज नहीं लिया, उसी पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। तो जो शैल प्रिज्यूम वाला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। 11C बी के साथ हमें इसको पढ़ना है। डाउरी डेथ के लेके जो प्रिजम्पशंस होते हैं उसी प्रिजम्पशंस के साथ हमें पढ़ना है कि शैल प्रिज्यूम, जो पर्सन कहेगा कि मैंने डाउरी नहीं ली है उसे प्रूफ करना पड़ेगा, उस पर्सन को नहीं प्रूफ करना पड़ेगा जिसने कहा कि मैंने डाउरी दी है। तो whereupon any person is prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry under section 3, मतलब जो भी पर्सन जिसके कहा जाएगा कि मैंने जिसने डाउरी ली है और डिमांडिंग डाउरी अंडर सबसेक्शन 4, the burden of proving that he had not committed offense on those section on him, तो ये उस पर्सन पे रहेगा कि उसने ऑफेंस नहीं किया है, ये उस पर्सन पे रहेगा। तो जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगेगा उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डाउरी नहीं लिया। तो सेल्फ प्रिज्यूम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। फिर इसमें आता है सेक्शन 8B। सेक्शन 8B किस पे बात करता है, 8B बात करता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, डीपीओ। ठीक है, इसको कहते हैं डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, डीपीओ। इसको कौन अपॉइंट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अपॉइंट करेगी एज थिंग्स इज स्पेसिफाइड। ठीक है, अब वो जो भी डाउरी प्रोविजन फंक्शन रहेगा वो अपने प्रोविजन इस एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा, और वो कोशिश करेगा, इस चीज पे वर्क करेगा कि डाउरी का जो लेना है देना है या उसका कमिटमेंट है उस पर रोक लगाई जाए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है ये अपने असिस्टेंस के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड रखेगा, एडवाइजरी बोर्ड रखेगा अपनी असिस्टेंस के लिए। अब इस एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम होगा, तो इस पहले तो एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करेगी, हेल्प करेगी। इसमें कितने मेंबर होंगे, तो मैक्सिमम 5 मेंबर। साथ ही साथ इस मैक्सिमम 5 में जो मिनिमम है 2 मिनिमम वोमेन, तो 2 कम से कम वोमेन रहनी ही चाहिए। टोटल मेंबर 5 रहेंगे, तो 2+3 ऐसा भी हो सकता है, 3+2 ऐसा भी हो सकता है। तो एडवाइजरी मेंबर में मिनिमम 2 मेंबर्स रहेंगी, 5 मेंबर्स, मैक्सिमम 5 मेंबर्स की ये कमेटी रहेगी जो कि उसको असिस्ट करेगी। फिर सेक्शन 9 और सेक्शन 10, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 कुछ खास नहीं है, तो एक बार में तैयार हो जाएगा। सेक्शन 9 और 10, 9 बात करता है, ये बात करते हैं पावर टू मेक रूल्स। 9 में कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। 10 में कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सीधा सा है। तो ये पूरा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। अब इसमें एक चीज छूटती है, वो हम आपको कवर करते हैं, सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या है कि अब डाउरी तो हो गई, बट जो जनरली ये होता है कि डाउरी के प्रोहिबिशन की पूरी रोक है, लेकिन बहुत जगह हमने देखा है कि शादियों में गिफ्ट दिए जाते हैं या मतलब कि फैमिली वाले ही देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। तो क्या वो देना वैलिड है या नहीं वैलिड है, लाइक कि कोई पर्सन है वो अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को या किसी पर्सन को कोई गिफ्ट देता है उसके शादी के अकेजन पे, तो क्या वो गिफ्ट वैलिड है देना या नहीं वैलिड है। तो जब हम लोग सेक्शन 3 में फिर से आते हैं, सेक्शन 3 अब बात करेंगे कि अब डाउरी उसको नहीं कहते, उसको हम लोग कहेंगे क्या, गिफ्ट की बात, वो उसको गिफ्ट कहा जाता है। तो सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2, नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू, ठीक है, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू ब्राइड ग्रूम विदाउट एनी डिमांड। तो अगर ब्राइड को कोई प्रेजेंट दिए जाते हैं, प्रेजेंट्स मतलब गिफ्ट अगर उसको दिए जाते हैं जो कि विदाउट डिमांड किए जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो ब्राइड है उसको एक लिस्ट बनानी होगी जो जो उसे गिफ्ट मिले हैं। ठीक है, बी प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम को जितना मिलेगा, ब्राइड ग्रूम इसको जो भी प्रेजेंट मिलेंगे उसकी लिस्ट एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको भी अपनी लिस्ट बनानी होगी। प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर इंटर्ड इन लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल अंडर दिस मेड, तो जो भी प्रेजेंट उसको मिलेंगे वो रूल्स जैसा कि इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। लास्ट प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू ब्राइड, सच प्रेजेंट्स आर नॉट ऑफ अ कस्टमरी नेचर,
और अगर ये प्रेजेंट कस्टमरी नेचर के हैं, कस्टमरी नेचर के होने चाहिए, पहली चीज तो ये जो प्रेजेंट है वो कस्टमरी नेचर के, अगर वो कस्टमरी नेचर के नहीं है and the value thereof is not excessive having regard to financial status by the person on whose behalf such presents are given। तो ये बात करता है कि अगर जैसे कस्टम लाइक कि अब किसी के यहाँ चलता है कि अगर शादी हो रही तो उसको 10 किलो सोना देना ही देना है, तो वो चलो कस्टम है, ठीक है, वो कस्टमरी फॉर्म हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन है उसके कस्टम में अगर ऐसी चीज है कि लाइक कि शादी हो रही है तो ब्राइड ग्रूम को ये जाएगा या ब्राइड को ये चीजें जाएंगे लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर वो चीजें कस्टमरी फॉर्म में है तब तो वो वैलिड है, वो डाउरी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि कस्टमरी फॉर्म से अलावा अगर कोई गिफ्ट देता है, उसको प्रेजेंट दे रहा है, तो वो प्रेजेंट जो है उसकी सोशल स्टेटस से एक्सीड नहीं होना चाहिए। लाइक कि आपका कोई फ्रेंड है, अब वो जज है, अब वो आपकी शादी में आपको BMW दे रहा है। अब पहला तो ये चीज कि क्या वो BMW के स्टेटस पे है देने के कंडीशन पे या नहीं, ये चीज चेक करनी होगी। अगर वो देने के कैपेबल है तो इस चीज को आपको चेक करना होगा कि क्या वो सही में दे सकता है या नहीं। अगर उसका सोशल स्टेटस है, लाइक आप कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी लड़की की शादी में उसको BMW देता है या कोई ऐसी गाड़ी एक्सपेंसिव देता है, तो वहां पे उसका सोशल स्टेटस है, वो उस चीज को दे सकता है। तो अगर वो कस्टमरी फॉर्म में नहीं है तो उसके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग होगी। बाकी यहाँ पे अगर ब्राइड को कोई मिलता है या ब्राइड ग्रूम को कोई मिलता है तो वहाँ पे लिस्ट बनाई जाती है। तो लिस्ट मेनली हर शादी में बनती है, बट उस लिस्ट का पर्पज क्या होता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि कितना मिला। बट डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट हमारी पूरी की पूरी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। ब्राइड को जो प्रेजेंट मिलेंगे उनकी वो ब्राइड बनाएगी, ब्राइड ग्रूम को जो मिलेंगे वो ब्राइड ग्रूम बनाएगी। बात करते हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या क्या होगा। तो अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें तो टोटल 10 ही सेक्शन है। पहला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरे सेक्शन में सिर्फ डेफिनेशन है डॉरी की, तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, 1 2 हो गया। थर्ड सेक्शन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, 3 और 4, क्योंकि 3 में डॉरी की बात करता है, 4 में डिमांड की बात करता है। 4A ये इंपॉर्टेंट है। 5 से तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनते हैं, बैन की बात करता है, वॉइड है ये तो एक सेक्शन, 5 इंपॉर्टेंट है। 6 में आपको डेट्स याद करनी है कि कितने टाइम में कितना देना है, वो डेट्स आपको रिमेंबर रखनी है। 7 इंपॉर्टेंट है, 7 में क्या है हमारा JMFC करेगा या MM करेगा, और 7 में और क्या है, JMFC करेगा और साथ ही साथ सुमोटो और कंप्लेंट पे या FIR, इन तीनों पे हो जाएगा। सेक्शन 7 हो गया ये। 8 में नॉन कंपाउंडेबल, नॉन वेलेबल, ये याद रखना है हमें। 9 और 10 तो सीधा सीधा स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पूरा एक ब्रीफ रिवीजन है जो कि आपको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कवर करके रखना है। तो ये पूरा हमारा डॉरी एक्ट खत्म हो गया है। तो ये पहला एक्ट है, फर्स्ट फ्रॉम 9। बाकी आगे चल के हम लोग पूरे के पूरे 9 एक्ट आगे धीरे धीरे कवर कर लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे C4Live यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।